दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है इस चैनल में ई ज्ञान लाइट चैनल में। आज के सेशन में हम लोग मैथ पेडागोजी का पार्ट स्टार्ट करेंगे। ये मैथ पेडागोजी का पार्ट दोनों पेपर में हेल्प करेंगे, पेपर 1 और पेपर 2 में हेल्प करेंगे। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले कुछ स्टूडेंट्स लोगों का कन्फ्यूजन है, उस कन्फ्यूजन को मैं क्लियर कर देता हूँ ज़्यादा वक्त ना लेते हुए। आप लोग देखिए, आप लोग स्टे पॉजिटिव रहें। और अभी क्या सिचुएशंस है कि अभी 5 जुलाई को ये पेपर होगा कि नहीं होगा, आप लोग कन्फ्यूजन में हैं। तो आप लोग इसका अफवाह में नहीं जाएं कि 5 जुलाई को पेपर हो या ना हो। आप लोग 5 जुलाई को पकड़कर पूरी तैयारी करें, क्योंकि एग्जामिनेशन को हम लोग टारगेट रखना है। लक्ष्य जो है हमारा 5 जुलाई का ही है। अब 5 जुलाई तक हम आप लोगों का पूरा, या CDP हो या इंग्लिश हो या आपका मैथ हो या साइंस हो या SST हो, जितने भी सब्जेक्ट हैं उस सब्जेक्ट को पूरा कंप्लीट कराएंगे। और आप लोग देखना है, आप लोगों को यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कि यहाँ पर हम लोग क्या करना है कि आप लोग स्टेप बाय स्टेप को वर्क को कंप्लीट करना है। आप स्टेप बाय स्टेप वर्क में क्या पहला पार्ट आता है कि पहले हम लोग जब सीटेट क्वालिफाई करेंगे तो हमारा सामने जो पड़ाव आएगा, वो पड़ाव आएगा, पहला पड़ाव जो आएगा KVS का पड़ाव आएगा। कि कंफर्म है कि 2020 में इसका फॉर्म आना ही है। क्या कि सिचुएशन इसलिए क्या है कि 2018 में KVS का फॉर्म आया, एग्ज़ाम हुआ, रिक्रूटमेंट कंप्लीट हुआ। अब 2019 में नहीं आया था, मगर 2020 में ये पक्का आप लोग रख लें कि 2020 में इसका फॉर्म आएगा। तो हम लोगों को क्या करना है कि सीटेट को कैसी भी तरह क्वालिफाई करना है और अपना टाइम वेस्ट ना करें और अपना जो तैयारी को एकदम लक्ष्य की तरह चले। एक लक्ष्य पकड़ लें कि हमको करना है, वी विल डू इट। हमको किसी भी तरह क्वालिफाई करना, वी विल क्वालिफाई इट। हम किसी भी तरह सीटेट को क्वालिफाई करना है अच्छे मार्क्स के साथ, जो हमको ये KVS में एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में तैयारी करने में हेल्प करें। आप लोग हमारे इस चैनल में जुड़े रहें। आप लोगों को मोटिवेट के साथ साथ पूरे जो सिलेक्टिव से है और पूरे कम वक्त में कैसे तैयारी करते हैं उसको पूरी अच्छी तरीक़ा से ग्रिप कर आपको मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा लाने के लिए हम लोग इसको हेल्प करेंगे। ठीक है दोस्तों, आप लोग इस ई ज्ञान लाइट चैनल पर लगे रहें। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि क्या है कि आप इस चैनल पर लगे रहें। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप मैथ पेडागोजी के जो पार्ट्स है, इस पार्ट्स में हम लोग क्या करेंगे, इस पार्ट्स में हम लोग क्या है सिलेक्टिव जो पर्सन्स है, सिलेक्टिव पर्सन को लेकर चलेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कौन सा क्वेश्चन जो स्टेट लेवल पर ज़्यादा से ज़्यादा आता है उस लेवल को यूज़ करेंगे। और इसमें क्या है कि कम वक्त में कैसे तैयारी करें, तो इसको सिलेक्टिव बेस कॉन्सेप्ट बेस के आधार पर हम लोग इसका जो कन्फ्यूजन है, जैसे मैथ पेडागोजी के जो पार्ट्स है कि इसमें कौन सा टर्म्स यूज़ हो रहा है मैथ के पार्ट्स में, उस पार्ट को हम लोग क्लियर करेंगे। आप फुल स्टडी प्लान के साथ ऑफ एग्जाम मोड को कैसे सोल्व करते हैं उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। और आप इस वीडियो को देखने के बाद मैं पुख्तगी के साथ बोल सकता हूँ कि आपका MCQ करेक्ट होगा एग्जामिनेशन में। आप लोग बेस्ट विशेष मेरा हम लोगों की तरफ से ई ज्ञान लाइट की तरफ से। ठीक है दोस्तों आप लोग चैनल पर नए हैं तो लाइक, वीडियो को आखिर देखिए, पसंद आता है तो लाइक करें और दोस्तों लोगों को से शेयर करें। शेयर करना ना भूलें, क्या कि लॉकडाउन का सिचुएशन है, इसमें हेल्प करना, दूसरों को हेल्प करना जरूरी है। आप वीडियो पर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करें। ये सब्सक्राइब करने से क्या है कि हमको आप लोगों को सपोर्ट मिलता है, और सपोर्ट मिलने से क्या है कि हाँ हम लोग आप लोग तरफ से कि हाँ हम लोग वीडियो कंटिन्यूशन से अच्छे तरीके से चल रहा है, तो स्टूडेंट्स को ये लाभ हो रही है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग पहला प्रश्न पर चलते हैं। पहला जो प्रश्न जो दिया हुआ है कि इसमें पहला प्रश्न जो पूछा है कि द डिपेंडेंट वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग प्रोसेस इज द स्टूडेंट। अब डिपेंडेंट वेरिएबल्स किस तरह डिपेंडेंट वेरिएबल्स है जो टीचिंग प्रोसेस में, अब टीचिंग प्रोसेस में क्या क्या वेरिएबल्स आता है। इज द बिकॉज, अब इज द स्टूडेंट्स ऑफ बिकॉज पूछा है क्या है। पहला जो है ही प्लान द टीचिंग, दूसरा है ही अरेंज द टीचिंग्स एंड ही हेल्प इन द टीचिंग प्रोसेस एंड ऑल ऑफ द अबव। अब यहाँ पर इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग इसका डेफिनेशन समझ लेते हैं कि टीचिंग वेरिएबल्स क्या है। कि टीचिंग वेरिएबल्स जो है यहाँ समझने के बाद पहली बात यह है कि इसका ये जो है मेन इसका फंडामेंटल 3 टाइप्स होता है। टीचिंग वेरिएबल्स का फंडामेंटल 3 टाइप्स होता है। अब 3 टाइप्स में क्या है कि पहला एक टाइप्स ये इसको पकड़ लेने का है, एक टीचर्स को, दूसरा टाइप्स आपका स्टूडेंट्स हो गया और तीसरा टाइप्स हो गया करिकुलम। ठीक है दोस्तों, अब इस पहला पार्ट टाइप्स को क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट। आई से इसको इंडिपेंडेंट से डिनोट करते हैं, इंडिपेंडेंट। अब इंडिपेंडेंट पार्ट्स हो गया। आप यहाँ पर समझने की कोशिश करिए कि हम इसको पहले अच्छे से क्लियर से बता। इंडिपेंडेंट, अब इंडिपेंडेंट हो गया। इंडिपेंडेंट जो पार्ट्स है
इंडिपेंडेंट्स, पहला पार्ट्स ये एक नंबर पार्ट्स हो गया। और दूसरा पार्ट्स है डिपेंडेंट पार्ट्स। अब डिपेंडेंट पार्ट्स 2 नंबर पार्ट्स हो गया। और तीसरा जो पार्ट्स है इंटरवेनिंग वेरिएबल्स, इंटरवेनिंग वेरिएबल्स है। अब ये इंटरवेनिंग ये 2 नंबर पार्ट्स हो गया और ये 3 नंबर पार्ट्स हो गया। अब यहाँ पर समझने की कोशिश करना है कि यहाँ पर जो पहला पार्ट जो दिया हुआ था कि पहला पार्ट इंडिपेंडेंट पार्ट्स था, तो अब इंडिपेंडेंट पार्ट्स में यहाँ पर लिखा हुआ है कि टीचर्स। अब टीचर्स क्या करेंगे इंडिपेंडेंट पार्ट्स में, यहाँ पर आपका कंटेंट नॉलेज रखेंगे वो, और नॉलेज को कंटेंट का नॉलेज के साथ वो अपना जो प्रोसेस है वो इंडिपेंडेंट के माध्यम से इसको सॉल्व करेंगे टीचर्स। 2 नंबर पार्ट्स क्या है स्टूडेंट्स। अब ये स्टूडेंट्स क्या है डिपेंडेंट पार्ट्स है। अब हमारा जो फर्स्ट में जो डिपेंडेंट पार्ट दिया हुआ है इसको डाइवर्सिटी होना चाहिए, प्रायर टू नॉलेज होना चाहिए, ये किस तरह इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब ये डिपेंडेंट किस पर होंगे, ये स्टूडेंट किस पर डिपेंडेंट होंगे, 2 पोर्शन पर डिपेंडेंट होंगे, एक पोर्शन इस पर डिपेंडेंट होंगे और एक पोर्शन इस पर डिपेंडेंट होंगे। तो मैंने स्टूडेंट जो एक ऐसा माध्यम से है कि जो इंटरकनेक्ट कर रहा है टीचर से और करिकुलम से। जब करिकुलम से असिस्टेंट में होगा तो फिर लास्ट में करिकुलम के माध्यम को पेडागोजी के माध्यम से कंटेंट के माध्यम से उसको इंस्ट्रक्शन करेंगे। कौन इंस्ट्रक्शन करेंगे, टीचर इसको अच्छी तरीक़े से इसको बताएंगे कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं, कैसे माध्यम से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ये बात पता चल रहा है कि जो डिपेंडेंट जो वेरिएबल्स स्टूडेंट्स है वो क्या है कि सबों पर निर्भर कर रहे हैं, टीचर्स पर निर्भर कर रहे हैं, करिकुलम से निर्भर, और करिकुलम इंटरकनेक्टेड है एक पेडागोजी कंटेंट के माध्यम से। तो अब हम लोग अपने प्रश्न पर चलते हैं। जो प्रश्न में जो पूछा गया था आपसे कि पूछा गया था कि डिपेंडेंट वेरिएबल्स ऑफ द टीचिंग प्रोसेस इज द स्टूडेंट बिकॉज। अब यहाँ बिकॉज में देखने का है कि ही प्लान द टीचिंग, हाँ यस ऑब्वियसली प्लान टीचिंग करता है। ही अरेंज द टीचिंग को भी सही तरीके से अरेंज करके पढ़ाते हैं, और उसके बाद ही हेल्प द टीचिंग प्रोसेस, आप टीचिंग प्रोसेस को भी पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर आंसर आपका 4 नंबर ये आपका आंसर होगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर क्या है कि डिपेंडेंट वेरिएबल्स चले। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अब जो नेक्स्ट जो प्रश्न जो दिया हुआ है, द रिव्यू स्ट्रेटेजी इन द मैथमेटिक्स इज रिलेटेड। अब यहाँ पर रिव्यू स्ट्रेटेजी इन द मैथमेटिक्स इज रिलेटेड विद, अब इस किस पर रिलेटेड है, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ द कंटेंट एंड द इम्प्रूवमेंट इन द कंटेंट, यूटिलिटी ऑफ द कंटेंट एंड 4 नंबर ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। अब यहाँ पर रिव्यू स्ट्रेटेजी इन द मैथमेटिक्स, इसको समझने के लिए हम लोगों ने पहले यहाँ पर देखिए रिव्यू स्ट्रेटेजी इन द मैथमेटिक्स में क्या है कि इसको समझने के लिए स्टडी इज टू बी डिस्कस। अब यहाँ पर समझने की कोशिश इज टू बी डिस्कस द लेक्चर डिस्कशन मेथड्स एंड द कोऑपरेटिव एंड कोलैबोरेटिव लर्निंग्स एंड द जिग्सा मेथड्स एंड थिंक पेयर शेयर। अब यहाँ पर समझने की कोशिश लेक्चर डिस्कशन मेथड। अब लेक्चर डिस्कशन मेथड में क्या क्या है कि इसमें टीचर्स उसको अपना डिस्कशन करके मेथड से बताएंगे। दूसरा क्या है कि कोऑपरेटिव होंगे स्टूडेंट के साथ एंड कोलैबोरेटिव लर्निंग करेंगे, एक दूसरे को इन्हेंस करके कोलैबोरेटिव करेंगे। और जिग्सा मेथड में क्या है उसको कुछ वर्क देंगे। जिग्सा मेथड में क्या है कि कुछ पजल टाइप का कुछ वर्क्स होगा, सोल्व करने के लिए इसको देंगे। तो इसको कैसे सोल्व करते हैं, स्मॉल ग्रुप में इसको पार्ट कर उसको क्या करते हैं। जिग्सा मेथड में सबसे पहले क्या कोऑपरेटिव लर्निंग टेक्निक्स यूज करेंगे इन विच द स्मॉल ग्रुप जिग्सा कैन बी यूज इन ए वैरायटी ऑफ वे फॉर ए वैरायटी ऑफ गोल्स। जिग्सा मेथड्स में गोल है वैरायटी ऑफ गोल्स, ठीक है। अब इसमें प्राइमरी यूज किया जाता है एक्विजिशंस को एंड प्रेजेंटेशंस फॉर द न्यू मटेरियल एंड द रिव्यू एंड द इन्फॉर्म द डिबेट्स। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर क्या अब 3 पेयर शेयर्स में है कि यहाँ पर दोनों को ग्रुप छोटा स्मॉल ग्रुप में पार्ट कर उसको ऐसे कर समझाएंगे। अब इसका ये चारों पार्ट्स को बताएं। अब चारों पार्ट्स में क्या है कि इसमें इम्फेसिस किस पर इम्फेसिस करेगा, ये सोशलाइजेशन पे इन्वेस्ट करेगा। क्या है कि हम जो जिग्सा मेथड्स को पार्ट स्मॉल ग्रुप में पार्ट कर रहे हैं और उसको समझा रहे हैं पजल के माध्यम से, तो क्या है कि वो छोटे छोटे पार्ट में समझा। अब क्या है कि एक्सटर्नलाइजेशन, बच्चे क्या है कि अपने तरीके से खुद से इसको इस्तेमाल करेंगे। कॉम्बिनेशन के साथ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एम्फेसिस कर रहा किस में एम्फेसिस, कॉम्बिनेशन और इंटरलाइजेशन। अब खुद के अंदर में उसको बदलाव आएगा कि कैसे हमको इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है इन्वायरमेंट में, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर हम लोग चलते हैं उसी का ऑप्शन में चलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं
जो 2 नंबर प्रश्न था, तो रिव्यू स्ट्रेटजी इन द मैथमेटिक्स इज रिलेटेड विथ, अब यहाँ पर रिलेटेड विथ किसके साथ रिलेटेड था, यहाँ पर देखते हैं कि मेरिट और डीमेरिट कंटेंट भी होता है, इसमें दोनों चीज़ इंक्लूड होता है, ठीक है। और इन द इम्प्रूवमेंट इन द कंटेंट, इम्प्रूवमेंट कंटेंट भी लिखा हुआ है, क्या जिक्सा मेथड्स के माध्यम से कंटेंट को भी लिया जाता है, क्या मैथ का कंटेंट। यूटिलिटी ऑफ कंटेंट, यूटिलिटी ऑफ उसको कंटेंट कहते हैं, सोशलाइजेशंस एंड इंटेलाइजेशंस, इसमें सब इंपॉर्टेंस हो रहा, और इसमें मेरिट डीमेरिट दोनों दिया हुआ था। तो ये आपका 4 नंबर ऑप्शन ये आपका सही होगा, 2 नंबर प्रश्न का 4 नंबर ऑप्शन सही हुआ। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर दोस्तों। नेक्स्ट जो प्रश्न दिया हुआ है कि हु सेड दैट मैथमेटिक्स इज द साइंस विच ग्रो द नेसेसरी कंक्लूजन्स। आप किसने कहा था कि मैथमेटिक्स जो मैथ है एक साइंस का पार्ट विच ग्रो द नेसेसरी कंक्लूजन्स कहते हैं। तो आप यहाँ पर हम लोग को यहाँ पर समझना है कि ये जो साइंटिस्ट के नाम से हॉगमैन, लुक एंड बेंजामिन पेयर्स आर नन ऑफ द अबव। अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर हॉगमैन जो है, हॉगमैन ने किस बात पर कहा था। हॉगमैन का जो कंक्लूजन्स है वो लिखा, उसका भी एक ये है कि देयर हैज नो मोर रिवोल्यूशनरी कंट्रीब्यूशन दैट द वन विच द इंडियंस मेड देन द इन्वेंटेड जीरो। आप यहाँ पर देखेंगे इसका जो आएगा क्वेट्स, ये जो क्वेट्स है, क्वेट्स जो आएगा यहाँ पर देखेंगे तो ये जीरो टर्म से जो कुछ वर्ड आएगा, इन्वेंटरी वर्ड आएगा जीरो टर्म से, तो वो क्या हॉगमैन ने इन्वेंट किया था। अब यहाँ पर क्या है कि लोकमैन, अब लोकमैन क्या है यहाँ पे जॉन लॉक का इसमें दिया था उसने कि ये ज़्यादातर ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड, इन्वायरमेंट से रिलेटेड, और क्या क्या गवर्नमेंट हैज़ नो अदर एंड बट द प्रेजेंटेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, ये इसका भी रिलेटेड है। मैंने पर ये जॉन लुइक जो है इन्वायरमेंट से रिलेटेड दिया था अपना क्वेट्स, और गवर्नमेंट से भी रिलेटेड क्वेट दिया था, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद फिर ह्यूमन बीइंग से भी रिलेटेड इसने भी दिया था, ठीक है। अब यहाँ पर लास्ट में अब चलते हैं ह्यूमन बीइंग से, ये लिया था। इसका क्वेट बहुत सारा क्वेट्स है, मगर किससे रिलेटेड क्वेट दिया था वो मैं आपको बता रहा हूँ। हॉगमैन जो है आपको जीरो इन्वेंटरी से इंडियन पर रिलेटेड दिया था, इसका एक ही क्वेट्स है। जॉन लुई का बहुत सा क्वेट्स है, मगर क्या है कि आपको सिंपल तरीके से मैं बता दिया, इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ हो, या गवर्नमेंट से कुछ रिलेटेड हो, या ह्यूमन बीइंग से कुछ रिलेटेड हो, वो जॉन लॉक ने क्वेट दिया था। अब आते हैं बेंजामिन पेयर्स ने। बेंजामिन पेयर्स का ये इसमें देखते हैं कि मैथमेटिक्स साइंस विच ग्रो द कंक्लूजन। अब यहाँ पर देखते हैं कि मैथमेटिक्स जो है यहाँ पर इसी का बेंजामिन पेयर्स ने ही दिया था। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि बेंजामिन पेयर्स ने अब इसका मैथमेटिक्स से रिलेटेड इसका कंक्लूजन बहुत सारा है। अब इसको हम लोग समझना, इसको क्वेट्स को सब हल्का हल्का पार्ट याद करेंगे, रिमेंबर रखेंगे लाइन को, तो आपको आसानी होगा। तो इस पार्ट्स को जो मैथमेटिक्स नेसेसरी इज द साइंस विच ग्रो द नेसेसरी कंक्लूजन किसने दिया था, बेंजामिन पेयर्स ने, ठीक है दोस्तों। इसका 3 नंबर का प्रश्न का ऑप्शन 3 नंबर सही होगा। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट जो प्रश्न जो है ये दिया हुआ है कि प्रीपोंडरेट, आप प्रीपोंडरेट ऑफ द नेशंस, इसमें बोलता है प्रीपोंडरेट का आप मीनिंग देखेंगे तो प्रीपोंडरेट का मीनिंग यहाँ पर आपको निकल के आएगा कि हम लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा इसको मैंने वजनदार या मतलब टू वजनीदार, मतलब टू बी मोर पावरफुल और इम्पोर्टेंस एंड नमूरस। तो आप यहाँ पर इसके बाद देख रहे हैं कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रश्न के अनुसार में प्रीपोंडरेट ऑफ द नेशन किसने किया है, नेशन को सबसे ज़्यादा बढ़ावा किसको बढ़े, मैंने ज़्यादातर मजबूत किसने किया है, पावरफुल किसने बनाया है, गार्जियन ने और स्कूल टीचर्स ने, या स्कूल इंस्पेक्टर ने, या टीचर्स ने, या नॉन ऑफ द अबव ने। तो आपको यहाँ पर समझना है कि ऑप्शन में कौन सा हो सकता है। तो अब हम लोग देखना है कि नेशन को बिल्डअप करने में एक टीचर्स ऐसा रोल निभाता है कि टीचर्स ही सब कुछ उसको अच्छे तरीक़े से उसको बिल्डअप करता है। टीचर क्या है कि पहले स्टेप बाय स्टेप एक स्टूडेंट्स को बिल्डअप किया, अब स्टूडेंट्स एक जाकर एक इन्वायरमेंट में एक अपना एक काम करता है। अब इन्वायरमेंट्स क्या है, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट देता है नेशन को, पॉजिटिव एस्पेक्ट देता है नेशंस को। तो यहाँ पर टीचर का जो रोल्स है, टीचर्स का जो रोल है मेन रोल है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन में 3 नंबर सही होगा कि 4 नंबर प्रीपोंडरेट ऑफ द नेशन इज टीचर, ठीक है दोस्तों। 3 नंबर आपका आंसर हुआ, ये 3 नंबर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर।
द नेक्स्ट जब प्रश्न जो दिया हुआ है यहाँ पर पूछा है कि विच पॉइंट इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रोफेशनल स्किल ऑफ ए टीचर। कौन सा एक ऐसा पॉइंट है जो प्रोफेशनल स्किल ऑफ द टीचर में नहीं इंक्लूड किया गया है। अब यहाँ पर देखिए टीचर के लिए पहले समझने के लिए क्या है कि यहाँ पर ऑप्शन देखिए, नॉलेज ऑफ द सेल्फ, खुद का नॉलेज होना चाहिए, टू एक्सपेरिमेंट वेल, अच्छा तरीका से ये वेल अच्छा माने ये अच्छा एक्सपेरिमेंट तजुर्बाकार होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए, एक दूसरे को मुतासिर करने वाला होना चाहिए, या 4 नंबर ऑप्शन बोलता है सेटिस्फैक्ट्री नॉलेज ऑफ द सोशल मैटर्स। आप इसको कुछ ना कुछ नॉलेज होना चाहिए सोशल का, मैंने सोशल के तरीके से, मैंने सोशल से या पॉलिटिक्स से या इन्वायरमेंट से कुछ भी रिलेटेड को नॉलेज होना चाहिए, सेटिस्फैक्ट्री मैंने कुछ अंदाजन। अब इसको समझने के लिए हम लोग पहले चलते हैं कि क्या टीचिंग प्रोफेशनल के लिए कि जो एक प्रोफेशनल स्किल ऑफ ए टीचर होने के लिए क्या क्या होना जरूरी है कंपलसरी। यहाँ पर लिस्ट जो दिया हुआ है, पहले क्रिटिकल थिंकिंग भी होना चाहिए टीचर के लिए, पैशन में होना चाहिए कि पैशन के माध्यम से वो अपना जो लेक्चर है टीचिंग प्रोसेस तो पैशन के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप पैशन से पढ़ाएं। अब उसके बाद क्या कम्युनिकेशन करेंगे स्टूडेंट के साथ, वेल कम्युनिकेशन होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन करेंगे। अब ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से क्या, ऑर्गेनाइजेशन में क्या है कि एक प्लानिंग के माध्यम से उसको कैसे इस्टेब्लिश करेंगे अपना एजुकेशन को, रोल को, और इमेजिनेटिव थिंकिंग करेंगे कि इसको करने से हमको क्या प्रोसीजर इनपुट आउटपुट मिलेगा हमको, और लीडरशिप होगा, खुद से उसको लीडरशिप इंडिपेंडेंट होकर लीडरशिप करना है, टीम वर्क के साथ करना है, स्टूडेंट के साथ में छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स के साथ में करना है, टाइम मैनेजमेंट करना है कि कैसे असेसमेंट करते हैं, कैसे समेटिव असेसमेंट करते हैं, कैसे फॉर्मेटिव असेसमेंट करते हैं, टाइम मैनेजमेंट को भी रिमूव करना, और टेक्नोलॉजिकल स्किल। अब इसको टेक्नोलॉजिकल स्किल के माध्यम से टीचिंग एड्स है उसको भी समय एंड कंप्लीट द रेजोल्यूशन, और उसका फाइनल रेजोल्यूशन उसको निकाल कर देना है। ये प्रोफेशनल टीचिंग स्किल के लिए ये सब होना, ये 10 पॉइंट होना जरूरी है, ये रिमेंबर रखें दोस्तों। हैं ये पॉइंट्स आप लोग 10 पॉइंट्स रिमेंबर रखें। अब यहाँ पर हम लोग चलते हैं, ये 10 पॉइंट्स में हम लोग देख रहे हैं कि ये 10 पॉइंट्स में कॉन्फ्लिक्ट तक यहाँ तक आ रहा है, मतलब क्रिटिकल थिंकिंग से भी देखते हैं, इसमें सोशल का मैटर के बारे में नहीं कुछ बोला जा रहा। तो अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि विच पॉइंट इज़ नॉट इंक्लूडेड, आपसे पूछा है कि नॉट इंक्लूडेड पूछा गया है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ सेल्फ कुछ के ये भी था, ये भी सही है, ये भी सही है, और 4 नंबर जो पोर्सन है ये सही नहीं है। तो विच नॉट कोडेड, आपका आंसर ये होगा। नॉट इंक्लूडेड पूछा गया है कि सेटिस्फैक्टरी नॉलेज ऑफ द सोशल मैटर्स, ये 4 नंबर 5 नंबर प्रश्न का आपका 4 नंबर उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो नेक्स्ट जो प्रश्न जो दिया हुआ है यहाँ पर लिखा, टू डेवलप द न्यू थ्योरीज बाय द डिस्कवरिंग द ब्रॉड जनरलाइजेशंस प्लीज द पर्पस ऑफ। अब यहाँ पर पूछा है प्रश्न में कि टू डेवलप द न्यू थ्योरीज बाय द डिस्कवरिंग द ब्रॉड जनरलाइजेशन प्लीज द पर्पस। अब कौन सा पर्पस में यूज़ हो रहा है? टू डेवलप द न्यू थ्योरी, एक नया थ्योरीज इम्प्लीमेंट करता है डिस्कवरिंग द ब्रॉड जनरलाइजेशन के माध्यम से। अब यहाँ पर हम लोग समझना है कि यह एक्शन रिसर्च दिया, लोकल रिसर्च दिया हुआ है, एंड फंडामेंटल रिसर्च एंड ऑल ऑफ द अबव। इसको ये तीनों ऑप्शन समझने के लिए, लोकल रिसर्च को, एक्शन रिसर्च को एंड फंडामेंटल रिसर्च को समझने के लिए इसका पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं, ये क्या बोलना चाह रहे हैं। तो डेफिनेशन में समझने के लिए हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर देखेंगे फंडामेंटल रिसर्च। अब फंडामेंटल, अब देखो रिसर्च में से 2 पार्ट आ रहे हैं, तो फंडामेंटल रिसर्च को हम लोग बेसिक रिसर्च भी बोलते हैं या प्योर रिसर्च भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, प्योर रिसर्च भी बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि इसमें इस फंडामेंटल रिसर्च में ज़्यादा से ज़्यादा क्या है कि डेवलप, अब यहाँ पॉइंट्स रिमेंबर रखें, मैं कुछ एक 2 पॉइंट लिख देता हूँ, आप लोग काम आएगा। डेवलप्स एंड टेस्ट एजुकेशनल थ्योरीज। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट्स रिमेंबर रखें, ये इस कीवर्ड पॉइंट्स है, एजुकेशनल थ्योरीज। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर ये पॉइंट को याद रखें, ये पॉइंट्स रिमेंबर रखें। यहाँ पर डेवलप एंड टेस्ट द एजुकेशनल थ्योरीज, ये फंडामेंटल रिसर्च का कीवर्ड्स है। अब यहाँ पर दूसरा चलते हैं एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च में जो है अप्लाइड रिसर्च के अंदर में एक्शन रिसर्च आता है। अब एक्शन रिसर्च क्या है? एक्शन रिसर्च में क्या लिखा है? वन वे, यहाँ पर बोलता है कि विच गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू द लर्नर टू गेट इन्वॉल्व इन द सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम्स। अब यहाँ का 1 वे दिया जाता है, यहाँ पर इसमें क्या है कि 1 वे रहता है, एक्शन रिसर्च में 1 वे रहता है,
उसमें हम लोगों को सॉल्व कर कर इसको निकालना है, सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम। आप इसमें क्या गेट अपॉर्चुनिटी, आप इसको सॉल्व करना है, वन वे को आसानी से सॉल्व करने के लिए माध्यम से सॉल्व करना है। तो अब यहाँ पर पता चल रहा है कि एक्शन जो रिसर्च है, रिसर्च में को रिलेटेड, एक दूसरे से को रिलेटेड हो रहा है। यहाँ पर आपका फंडामेंटल और एक्शन रिसर्च। अब लोकल रिसर्च क्या है, लोकल रिसर्च अलग सा पार्ट है, वो दूसरे पार्ट जिसमें इससे कोई रिलेटेड नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग चलते हैं इस ऑप्शन में। ऑप्शन टू डेवलप द न्यू सीरीज बाय द डिस्कवरिंग द ब्रॉड जनरलाइजेशंस। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ब्रॉड जनरलाइजेशंस में क्या है कि हम लोग डिस्कवरी द न्यू सीरीज एंड एजुकेशनल से रिलेटेड पार्ट पढ़े थे। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे थे कि जो है फंडामेंटल रिसर्च क्या है, कि फंडामेंटल रिसर्च जो बता रहा आपको कीवर्ड में क्या था, डेवलप था, डेवलप था और डेवलप हो गया। और दूसरा पार्ट था इसका टेस्ट द एजुकेशनल्स आपका थ्योरीज। तो अब यहाँ पर फंडामेंटल से ये पूरी ये मैच कर रहा है दोस्तों। तो ये आपका 3 नंबर आपका आंसर होगा। तो डेवलप द न्यू थ्योरीज बाय डिस्कवरिंग द ब्रॉड जनरलाइजेशंस प्लीज द पर्पस, ये आपका फंडामेंटल रिसर्च, ये आपका ऑप्शन होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। हम लोग जब नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहे हैं, द मेन एम ऑफ ड्रिल वर्क इज इन द मैथमेटिक्स इज। अब मेन वर्क पूछा है ड्रिल वर्क का, मेन एम्स ऑफ ड्रिल वर्क इन द मैथमेटिक्स इज। अब यहाँ मेन वर्क क्या है, टू अंडरस्टैंड द न्यू फार्मूला, टू इनहेंस द कंप्यूटेशंस स्किल, यूटिलाइज द नॉलेज इन ए न्यू सर्कमस्टांस एंड टू क्लियर द न्यू कॉन्सेप्ट। यहाँ पर समय टू अंडरस्टैंड द न्यू फार्मूला बोला, को समझने के लिए नया फार्मूला इंप्लीमेंट करते हैं। टू इनहेंस द कंप्यूटेशन स्किल्स। अब यहाँ पर कंप्यूटेशन स्किल्स में क्या है कि लर्न बाय द रिपीटेशन के माध्यम से करेंगे। यहाँ पर कंप्यूटेशन स्किल में क्या है कि अपन इन्वॉल्व द नंबरस वे एंड क्वांटिटी सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड है ये। आपका यूटिलाइज द नॉलेज इन ए न्यू सर्कमस्टांस, आप इसको यूटिलाइज करते हैं न्यू सर्कमस्टांस के माध्यम से। यहाँ पर हम लोग पहले समझने के लिए कि हम लोग ड्रिल वर्क के बारे में क्या है। अब इसको हम द इम्पोर्टेंस ऑफ द ड्रिल वर्क। अब इम्पोर्टेंस ऑफ ड्रिल वर्क ये रिमेंबर रखें दोस्तों कि ये जो पॉइंट्स जो मैंने निकाला है नोट्स से, ये आप लोगों के लिए काम होगा। इम्पोर्टेंस, इट डेवलप द कॉन्फिडेंस एंड सेंस ऑफ द अचीवमेंट इन द स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट से, इट इन द ड्रिल वर्क द लर्न मटेरियल्स कैन बी रिटेन फॉर अ लॉन्ग टाइम। इसका पॉजिटिव जो पॉइंट है कि लॉन्ग टाइम के लिए रिटेन रहता है ड्रिल वर्क के माध्यम से, जो भी बच्चों को पढ़ाएंगे। दिस टेक्निक्स ऑफ द लर्निंग इज गुड फॉर द बिगनर। ये टेक्निक जो है ड्रिल वर्क बिगनर के लिए बहुत एप्लीकेबल है। दूसरा क्या, इट डेवलप द स्पीडी एंड एक्यूरेसी इन द लर्निंग ऑफ द मैथमेटिक्स। अब यहाँ पर क्या है कि इस ड्रिल मेथड से हम लोग का स्पीड आता है, एक्यूरेसी आता है, इसमें लर्निंग प्रोसेस में ऑफ द मैथमेटिक्स में। विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक मेमोरी ऑफ द चाइल्ड कैन बी चेक। इस टेक्निक के माध्यम से हम लोग मेमोरी चेक कर सकते हैं चिल्ड्रेन का। ठीक है दोस्तों, अब इसका डीमेरिट्स कुछ 1-2 पॉइंट्स है। डीमेरिट्स में क्या है, दिस टेक्निक्स ऑफ द टीचिंग इज नॉट सुटेबल फॉर ऑल टॉपिक। ये टॉपिक हार्ड टॉपिक के लिए नहीं है, ये इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको बोलता है ड्रिल और नॉट इफेक्टिव, ड्रिल आर नॉट इफेक्टिव व्हेन द स्टूडेंट्स आर नॉट प्रिपेयर्ड इनफ। आप ड्रिल इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता जब तक स्टूडेंट्स क्या है कि अपने आप से खुद से तैयार ना रखिए अपने आप को। ठीक है, तो अब हम लोग ऑप्शन पे चलते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या है कि जो ड्रिल वर्क जो मेन वर्क है, द मेन एम्स ऑफ द ड्रिल वर्क, इसमें देख रहे हैं कि इनहेंस द कंप्यूटेशंस स्किल्स। कंप्यूटेशन स्किल्स में क्या है कि कंप्यूटेशन में बताया जा रहा है कि द प्रोसीजर ऑफ कैलकुलेटिंग डिटर्मिनिंग द समथिंग बाय मैथमेटिकल और लॉजिकल मेथड से। अब ये पॉइंट्स, इंपॉर्टेंस पॉइंट्स ये है कि ये एबिलिटी टू कैलकुलेट द बेसिक एडिशन। कंप्यूटेशन स्किल्स जब भी आए इसमें देखेंगे कि इसमें कैलकुलेशन से रिलेटेड पार्ट्स आता है, कैलकुलेशन से रिलेटेड पार्ट आता है। इसमें सब्सट्रैक्शंस, एडिशंस, मल्टीप्लिकेशंस एंड डिविजन्स, ये सब पॉइंट्स, सब इसमें पॉइंट्स आते रहता है। ये सब कंप्यूटेशन पार्ट्स में आ रहा। एक नंबर क्या है, एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट्स क्या है कि इसमें क्या है कि कैलकुलेटर भी यूज़ होता है, न्यू टेक्निक पेपर पेंसिल का भी यूज़ होता है। इस टेक्निक में कंप्यूटर स्किल्स में पेपर पेंसिल का भी टेक्निक यूज़ होता है। इस टेक्निक में पेपर्स
एंड पेंसिल्स, पेंसिल का भी टेक्निक यूज़ होता है। और ये हो गया तीसरा पार्ट्स में क्या है कि कैलकुलेटर का भी यूज़ होता है, कैलकुलेटर का भी यूज़ होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं तो द मेन एम्स ऑफ द ड्रिल वर्क इन द मैथमेटिक्स इज तीन, आपका 2 नंबर, टू इनहेंस द कंप्यूटेशन स्किल्स। ठीक है दोस्तों, ये 2 नंबर इसका ऑप्शन होगा। ठीक, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन जो दिया हुआ है मैथमेटिकल इक्वेशंस पर है, लीनियर इक्वेशंस है। द गिवन लीनियर इक्वेशन 1 2 3 लर्नर इज नॉट एबल, learner is not able to solve the algebraically the most likely area of difficulty is that the learner has the not understood। अब इक्वेशन एक 1 2 3 दिया हुआ है, इक्वेशन 1 2 and 3 इक्वेशन दिया हुआ है। अब इसमें कौन सा बोलता है कि नॉट एबल टू सॉल्व एल्जेब्रिकली। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर समझना है कि कौन सा स्टूडेंट इस पार्ट्स को लीनियर इक्वेशन को डिफिकल्टीज अराइजेज हो रहा है, नॉट अंडरस्टूड, अब नहीं समझ सक रहे हैं अब स्टूडेंट सॉल्व करने के लिए। तो पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है दैट द 2 इक्वेशन कैन बी एडेड एंड सब्स्टिट्यूटेड सॉल्व देम, यहाँ का दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके भी ऐड कर सकते हैं या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। एंड दैट द 2 इक्वेशन कैन बी सॉल्व बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के माध्यम से सॉल्व करेंगे। फिर द मेथड्स ऑफ द सॉल्विंग इक्वेशन using the graph, and फिर लास्ट में 4 नंबर the both the equation using the graph multiplying with the suitable numbers। अब यहाँ पर पहले समझने की कोशिश करना है इस इक्वेशन को सॉल्व करने का माध्यम से स्टूडेंट्स जो सॉल्व करेंगे इसको एडिशन के माध्यम से भी सॉल्व कर सकते हैं एंड एडिशन के माध्यम से एंड सब्सट्रैक्शन के माध्यम से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मगर अब यहाँ पर क्या है, अब ये एक पोर्शन हो गया। 2 नंबर पोर्शन क्या है, इसको हम ग्राफ के माध्यम से भी सॉल्व करते हैं, इस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन को ग्राफ के माध्यम से भी सॉल्व कर देंगे। स्टूडेंट्स हैं जो उसको ग्राफ के माध्यम से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, पॉइंट को वैल्यू को पुट करके एक्स का मान इतना है, वाई का मान इतना है, उस मान से भी सॉल्व करते हैं। 3 नंबर जो पॉइंट है कि मल्टीप्लाइंग विद द सुटेबल नंबर्स, इसको सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई कर प्लस माइनस का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। मगर यहाँ पर जो है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशंस, अब मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशंस में क्या है कि इसमें सब्स्टिट्यूट करना ये डिफ़िकल्ट होगा स्टूडेंट्स के लिए। क्या है कि अलजेब्रिकल मेथड से वो इसको सब्स्टिट्यूट नहीं करेगा। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज डिफ़िकल्ट फॉर द स्टूडेंट टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन। द सब्स्टिट्यूशन जो है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज डिफ़िकल्ट फॉर द अंडरस्टैंड द लर्नर नॉट अंडरस्टूड द कैलकुलेट द लीनियर इक्वेशन को। तो ठीक है दोस्तों, इसका आंसर आपका 2 नंबर होगा। क्या मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज डिफ़िकल्ट है, क्या कि सब्स्टिट्यूशंस बोला गया है इसमें, इक्वेशन में सब्स्टिट्यूशन करना ये बहुत डिफिकल्ट होगा। क्या है कि यहाँ पर तो ये तो अलजेब्रिक का मेथड्स है, इसमें हम मल्टीप्लाई करें इससे भी सॉल्व हो जाएगा, ग्राफ से भी करें इससे भी सॉल्व हो जाएगा, और उसको मल्टीप्लाई भी करेंगे इससे भी सॉल्व हो जाएगा। मैं सब्स्टिट्यूशन जहाँ आ गया तो मैंने अलजेब्रिक में सब्स्टिट्यूशन बहुत डिफिकल्ट होता है सॉल्व करने के लिए। ठीक है दोस्तों, आपका 2 नंबर आपका आंसर होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, व्हाट इज द रोल ऑफ द पोस्ट स्टेज ऑफ टीचिंग। आपसे पूछा गया है कि पोस्ट स्टेज ऑफ टीचिंग का क्या रोल है। टू डिफाइन द बिहेवियरल चेंज टू बी ब्राउट अबाउट, टू सेलेक्ट द टेक्निक्स ऑफ द इवैल्यूएशन, टू ब्रिंग इन द टीचिंग स्ट्रेटजीज एंड ऑल ऑफ द अबव। अब इसको समझने के लिए हम लोग स्टेज ऑफ टीचिंग को समझने के लिए 3 पार्ट्स है दोस्तों। यहाँ 3 स्टेज है, ये 3 स्टेज में पहला जो 3 पार्ट्स है। पहला पार्ट आप लोग रिमेंबर रखें, प्री एक्टिव फेज, इंटरएक्टिव फेज एंड पोस्ट एक्टिव फेज। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर प्री एक्टिव फेज में क्या है, रिफर टू प्लानिंग। इसमें टीचर प्लानिंग करते हैं पहले पार्ट्स में कि कैसे इसको टीचिंग का प्रोसेस में इंप्लीमेंट करेंगे। पहले प्लानिंग कराते हैं, लेसन प्लान बनाते हैं ऐसे, फिर उसको मटेरियल कलेक्ट करते हैं, वेल एक्सप्लेन होने के बाद फिर उसको फिर का इंटरएक्टिव फेज क्या है, एक दूसरे से बातचीत कंडक्ट करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, रिफर्स करते हैं, ये प्रोसेसमेंट को कंडक्ट करते हैं और मैनेजमेंट के माध्यम से इसको डिलीवर करते हैं। 3 नंबर पॉइंट है द पोस्ट एक्टिव फेज, रिफर टू द फॉलो अप एंड द कॉन्सोलिडेशन। अब यहाँ पर कॉन्सोलिडेशन से रिलेटेड पार्ट्स आ गया। तो कॉन्सोलिडेशन क्या, एसोसिएशन करेगा। यहाँ पर ये कॉन्सोलिडेशन का मीनिंग क्या होता है, एसोसिएशन, एसोसिएशन। ठीक है, एसोसिएशन के माध्यम से इसको माध्यम से सॉल्व करेगा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 3 नंबर जो पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो पोस्ट एक्टिव हम लोग से पूछा गया, पोस्ट एक्टिव के बारे में पूछा गया। तो पोस्ट एक्टिव में क्या बोला, प्री एक्टिव रिफर्स टू द, अब यहाँ पर क्या पॉइंट्स हो सकता है। तो पोस्ट एक्टिव से रिलेटेड हम लोग चलते हैं। यहाँ पर पोस्ट स्टेज ऑफ द यहाँ पर पोस्ट स्टेज ऑफ द टीचिंग प्रोसेस। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि बिहेवियरल चेंज भी आ रहा है,
यहाँ पर पहला पोर्शन बिहेवियर चेंज भी आ रहा। टेक्निक इवोल्यूशन वहाँ पर 2 नंबर पॉइंट में भी था कि इंटरेक्टिव करने में टेक्निक इवोल्यूशन भी है एंड टेक्निक स्ट्रेटेजी भी, दोनों भी इसी में इंक्लूड हो रहा। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द 4 नंबर आपका पोर्शन है, ऑल ऑफ द अबव ये आंसर होगा। पोस्ट स्टेज ऑफ टीचिंग प्रोसेस में, पोस्ट स्टेज ऑफ टीचिंग प्रोसेस में क्या है कि आपका फॉलो अप एंड कॉन्सोलिडेशंस, ये चारों पार्ट्स आपका इंक्लूड्स होगा। रिफर टू द फॉलो अप एंड द कॉन्सोलिडेशन, कॉन्सोलिडेशन आल्सो अटैच टू द एसोसिएशन। ठीक है दोस्तों, ये 4 नंबर आपका आंसर हुआ। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अब नेक्स्ट जो प्रश्न दिया हुआ है, द बेसिक एम ऑफ हेरिस्टिक स्ट्रेटेजीज इन द टीचिंग ऑफ द मैथमेटिक्स इज। अब यहाँ पर हेरिस्टिक्स यहाँ पर पूछा है। अब हम लोग इससे पहले भी हम लोग आपको पैरागोजी में बता चुके हैं। हेरिस्टिक का मतलब होता है टू फाइंड आउट, इसका मीनिंग होता है फाइंड आउट। ठीक है दोस्तों, लेटिंग मत का मीनिंग है हेरिस्टिक टू फाइंड आउट। अब यहाँ पर द बेसिक एम पूछा आपसे, द बेसिक एम ऑफ द टीचिंग इन द स्टडीज ऑफ द मैथमेटिक्स। अब इसमें क्या होगा, तब द टू स्टूडेंट इन द साइंटिफिक मेथड्स, यहाँ पूछा है कि आपसे, आप यहाँ पर बोला टू स्टूडेंट इन द साइंटिफिक मेथड, टू ट्रेन द स्टूडेंट इन द ऑब्जर्वेशन स्किल, टू इनहेंस द सेल्फ कॉन्फिडेंस इन द स्टूडेंट, टू इनहेंस द नॉलेज ऑफ द परमानेंट नेचर इन द स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर हिस्ट्रिक्स से हम लोग कुछ इसका पॉइंट समझ लें, इसका एम्स क्या है। अब इसको एम समझने के लिए हिस्ट्रिक मेथड्स का एम्स क्या है, इट कैन सॉल्व ए प्रॉब्लम बाय यूजिंग द ही साइंटिफिक, देखो यहाँ साइंटिफिक एटीट्यूड से आगे रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट रिमेंबर रखें, वो ऑप्शन में आया आपका साइंटिफिक एटीट्यूड्स। एंड एक्सप्लेन हीज एक्टिविटीज टू बी डन एंड डेमोन्स्ट्रेट द एक्सपीरियंस, इलुस्ट्रेट द रिजल्ट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट एंड एक्वायर द नॉलेज अबाउट द न्यू कॉन्सेप्ट, थिंक इंडिपेंडेंटली। और यहाँ पर वह कलेक्ट एंड एनालाइज द डाटा फॉर द इंफॉर्मेशंस। अब यहाँ पर हम लोग एम्स में पढ़े, तो इस एम्स का हेरिस्टिक का जब हम लोग पढ़ें, यहाँ पर हेरिस्टिक्स का एम्स जब पढ़ रहे हैं तो इस ऑप्शन में हम लोग को ये पार्ट साइंटिफिक का पार्ट्स मिल रहा है। तो साइंटिफिक का पार्ट मिला ऑप्शन में हम लोग देखते हैं, पहला ऑप्शन का देखो स्टूडेंट्स इन द साइंटिफिक मेथड, ये आपका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। वीडियो को आपको अच्छी लग रही है लाइक शेयर करते जरूर चलें, और नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करते चलें, शेयर करना ना भूलें दोस्तों लोग को। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। द नेक्स्ट प्रश्न जो है द म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन द एजुकेशन एंड टीचिंग। यहाँ पर पूछा गया है कि म्यूचुअल रिलेशनशिप में क्या है, एजुकेशन एंड टीचिंग का म्यूचुअल रिलेशनशिप क्या होगा एक दूसरे का। तो आप टीचिंग का म्यूचुअल रिलेशनशिप समझने के लिए हम लोग यहाँ देखते हैं, टीचिंग का म्यूचुअल रिलेशनशिप यहाँ पर समझने के लिए हम लोग एजुकेशन इज ए कम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट वाइल टीचिंग इज ए नैरो कॉन्सेप्ट एंड एजुकेशन इज ए लाइफ लॉन्ग process, but the teaching is a classroom function. And education has national and international perspectives, but the teaching gets its aim from it. And all of the above. अब यहाँ पर समझना है कि ऑप्शन को समझ लेते हैं। पहले म्यूचुअल रिलेशन बोला है एजुकेशन टीचिंग का। एजुकेशन क्या है, कंप्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट है, यस। एंड वाइल टीचिंग इज नैरो, यह पूरा कंप्रिहेंसिव है, उसके माध्यम से नैरो कॉन्सेप्ट निकलता है टीचिंग का, एक छोटा सा माध्यम निकलता है टीचिंग को हम समझाते हैं एक पार्ट को। दूसरा पार्ट बोलते हैं एजुकेशन इज लाइफ लॉन्ग, यस, हम लोग जिंदगी भर तक, एजुकेशन लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, सीखते रहते हैं जिंदगी भर तक। बट द टीचिंग इज ए क्लासरूम फंक्शन, टीचिंग क्या है कि हम लोग जो है पढ़ाते हैं, एक क्लासरूम के फंक्शन ही पढ़ा सकते हैं, टीचिंग जो पढ़ाते हैं, एजुकेशन अलग है, यह अलग। तो म्यूचुअल रिलेशनशिप यहाँ पर समझ रहे हैं आप। यहाँ पर एजुकेशन एज ए नेशनल इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव, क्या एजुकेशन ऑलरेडी नेशनल और इंटरनेशनल माध्यम पर पर्सपेक्टिव है। एंड टीचिंग गेट्स इट्स एम फ्रॉम इट्स, अब टीचिंग क्या उसमें से एक एम्स निकलता है, लक्ष्य निकलता है उसी के पार्ट्स में से। ठीक है, तो ये आपका 4 नंबर आपका ऑप्शन होगा। ठीक है दोस्तों, 4 नंबर ऑप्शन होगा म्यूचुअल रिलेशनशिप, एजुकेशन एंड टीचिंग, ऑल ऑफ द अबव। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो द नेक्स्ट प्रश्न है द टीचिंग स्टेज डज नॉट हैव द फ्लोइंग्स। अब हम लोग का है टीचिंग स्टेज। अब टीचिंग स्टेज हम लोग जब पढ़े थे, तो हम लोग जब इसको पढ़े थे टीचिंग स्टेज में, तो पहला पार्ट क्या था, पहला पार्ट था आपका प्रीएक्टिव, दूसरा पार्ट था आपका इंटरएक्टिव, और तीसरा पार्ट था आपका पोस्ट एक्टिव, और 4 नंबर पार्ट मिडिल पार्ट तो है ही नहीं। इसका पहला में क्या, पहला पार्ट क्या था प्री एक्टिव स्टेज में क्या है, रिफर टू लर्निंग, इसमें लर्निंग से रिलेटेड है पार्ट है।
ये लर्निंग से रिलेटेड पार्ट्स है, ठीक है। और दूसरा पार्ट इंटरएक्टिव स्टेट रिफर टू द कंडक्ट एंड मैनेजमेंट, मैनेजमेंट से पार्ट से रिलेटेड है, मैनेजमेंट से रिलेटेड पार्ट है, ठीक है दोस्तों, मैनेजमेंट से रिलेटेड पार्ट। और पोस्ट एक्टिव क्या है ये फॉलो अप एंड कंसिडरेशन से रिलेटेड पार्ट है। देखिए बोला द टीचिंग डज नॉट हैव द फॉलोइंग, ये 4 नंबर आपका आंसर होगा, 4 नंबर आपका ये आपका आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। The next question है the role of intervening variables in the teaching process of the mathematics is। अब यहाँ पर समझना कोशिश करना है कि यहाँ पर टीचिंग प्रोसेस ऑफ मैथमेटिक्स बार बार आ रहा है, टीचिंग प्रोसेस इंपॉर्टेंस है, पेपर 2 में बार बार ये सवाल प्रश्न पूछा गया सी टेट में, और टेट राजस्थान टेट में भी ये बार बार आया है। तो टीचिंग प्रोसेस ऑफ द मैथमेटिक्स में क्या है कि डायग्नोस्टिक्स द एक्टिविटीज़, अब डायग्नोस्टिक एक्टिविटीज़ करते हैं जरूर, रिमेडियल एक्टिविटीज़ भी करते हैं इसको, और फिर लास्ट में पूछा है कि इवैल्यूएशंस रिलेटेड एक्टिविटीज़, इवैल्यूएशन रिलेटेड एक्टिविटीज़ भी इसमें इंक्लूड करते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव ये इसका ये आपका प्रोसेस का आंसर होगा, ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों पॉइंट्स इसमें इंक्लूडिंग हो रहा, तीनों पॉइंट्स इसमें रोल ऑफ इंटरवेनिंग वेरिएबल्स इन द टीचिंग प्रोसेस। अब टीचिंग प्रोसेस में क्या है कि इसमें तीनों पार्ट्स इंक्लूडिंग हो रहा, इसमें क्या है कि एक इंडिपेंडेंस भी आ रहा, एक डिपेंडेंस भी आ रहा, और इंटरवेनिंग भी आ रहा। हम पहले भी पहला प्रश्न जो है इससे रिलेटेड है, इसमें क्या है कि पहला इंडिपेंडेंट कौन होता है, इंडिपेंडेंट आपका टीचर्स होता है, प्ले द रोल्स ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। और डिपेंडेंट कौन होता है, स्टूडेंट्स होता है। अब डिपेंडेंट में क्या है कि स्टूडेंट डिपेंड द वेरिएबल्स इन द प्रोसेस, इन दैट प्रोसेस। आप क्या है कि इंटरवेनिंग पूछा, इंटरवेनिंग वेरिएबल्स बोलते हैं मेडिएटिंग वेरिएबल्स इसको बोलते हैं, इंटर में एक दूसरे से लिंक किया हुआ, ठीक है, इसमें लिंक किया हुआ। इसको समझने के लिए आप इसके यहाँ समझिए, तो इस पिक्चर को देख समझेगा आसानी से। तो वेरिएबल ऑफ टीचिंग में क्या है कि ये वेरिएबल टीचिंग में इंटरवेनिंग, देखिए इंटरवेनिंग लिंक है ना, या एक इंटरवेनिंग में स्टूडेंट्स क्या, डिपेंडेंट वेरिएबल्स स्टूडेंट्स हो गया, इंडिपेंडेंस वेरिएबल्स में टीचर्स हो गया, और इंटरवेनिंग में करिकुलम्स। अब करिकुलम क्या है कि एक दूसरे से सबसे रिलेटेड है, टीचर भी इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं और स्टूडेंट्स भी इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, चेन सिस्टम के माध्यम से करिकुलम में इन्वॉल्व है। माध्यम क्या है आपका जो है पॉइंट, ये की पॉइंट्स है करिकुलम्स इंटरवेनिंग वेरिएबल्स में करिकुलम इंपॉर्टेंस कीवर्ड्स है जो एक दूसरे से इंटरकनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम लोगों का इसका आंसर होगा आपका 4 नंबर, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो 13 नंबर प्रश्न का ऑल ऑफ द अबव। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न 14 नंबर से है आपका वन टाइप ऑफ द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजी। अब यहाँ पर समझिए कोई है तो वन टाइप ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजी। अब यहाँ पे स्ट्रेटजी में क्या है कि लीनियर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, अब ब्रांचिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, मैथमेटिक्स बोलिए या प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई भी पर्सन चाहे, यहाँ समझने की कोशिश करिए। स्टेप हम तीनों प्रोग्राम को वर्बली बता देता हूँ, आपको क्लियर कर देता हूँ। पहला जो प्रोग्राम है लीनियर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को स्किनर ने दिया था। आप लोग लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि B.F. स्किनर ने इसको प्रपोज किया था, ठीक है दोस्तों। स्किनर ने इसको हम छोटा लिख देते हैं, आपको समझ में आएगा। इसको स्किनर ने प्रपोज किया था। अब यहाँ पर कहा है कि इस लीनियर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का 5 स्टेप होता है, प्रिंसिपल इसका 5 प्रिंसिपल्स है। अब 5 प्रिंसिपल्स को इसमें क्या है कि इसमें प्रिंसिपल ऑफ स्टेप 1 नंबर पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव रिस्पॉन्डिंग 2 नंबर पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ इमीडिएट कन्फर्मेशंस 3 नंबर पॉइंट्स, एंड प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ फेसिंग और प्रिंसिपल ऑफ स्टूडेंट टेस्टिंग्स। ये 5 प्रिंसिपल्स हो गया। अब यहाँ पर 2 नंबर जो पॉइंट्स है, यहाँ पर 2 नंबर जो पॉइंट दिया हुआ है ब्रांचिंग दिया हुआ है, ब्रांचिंग द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। ब्रांचिंग प्रोग्राम द इंस्ट्रक्शंस को क्या है, इसको आप लोगों का जो है नॉर्मन ए क्रॉडर ने दिया है। नॉर्मन इसका साइंटिस्ट, इसको प्रपोज किया है नॉर्मन ने। नॉर्मन जगह हो गया ए क्रॉडर, नॉर्मन ए क्रॉडर ने इसको प्रपोज किया था। इसका भी 3 प्रिंसिपल्स है, प्रिंसिपल ऑफ एक्सपोजिशंस, प्रिंसिपल ऑफ डायग्नोसिस एंड प्रिंसिपल ऑफ रेमेडिएशंस। ये 3 प्रिंसिपल के माध्यम से वर्क करता है। और ये 4 नंबर जो है आपका
4 नंबर से जो है यहाँ दिया हुआ मैथमेटिक्स को जो दिया हुआ है इसको थॉमस एफ गिलबर्ट ने दिया है। तो किसने दिया? थॉमस एफ गिलबर्ट ने दिया है। ठीक है दोस्तों, गिलबर्ट ने दिया है। अब इसका भी ज़्यादा नहीं है, इसका चेनिंग एंड डिस्क्रिमिनेशंस एंड जनरलाइजेशन से रिलेटेड पॉइंट्स है। तो अब यहाँ पर क्या है कि वन टाइप ऑफ द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस इज रिलेटेड। अब यहाँ पर रिलेटेड से बोला है, तो यहाँ पर आपका तीनों प्रोग्राम इस एक दूसरे से रिलेटेड है। ये 4 नंबर आपका ऑप्शन होगा, ऑल ऑफ द अबव होगा। क्या है? प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन स्टडीज क्या है कि तीनों तरह का प्रोग्राम इंक्लूडिंग है जो एक दूसरे है। मगर यहाँ सबसे ज़्यादा ब्रांचिंग जो प्रोग्राम है, कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो ये ब्रांचिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन जो है सबसे इम्पोर्टेंस है। क्या है कि ये जो पॉइंट्स है ब्रांचिंग से प्रोग्राम, इसमें क्या है कि इसमें 3 प्रिंसिपल दिया हुआ है। इसमें क्या डायग्नोसिस भी किया जाता है, डायग्नोसिस जब हो जाता है रिमेडियल भी हो रहा है। तो इसीलिए ये जो 2 नंबर जो पॉइंट है ब्रांचिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स। ठीक है दोस्तों, अभी आपका ऑप्शन 4 नंबर हुआ। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। इस सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर लिखा हुआ द स्ट्रक्चर ऑफ ड्रिल वर्क में बी। स्ट्रक्चर ऑफ ड्रिल वर्क किससे रिलेटेड है? यहाँ पर ड्रिल वर्क में क्या करते हैं हम लोग? ड्रिल वर्क में क्या है कि रिटर्न वर्क भी करते हैं, बच्चों को रिटर्न वर्क भी देते हैं, ओरल वर्क भी देते हैं एंड होमवर्क भी देते हैं। ये तीनों पॉइंट से रिलेटेड, ऑल ऑफ द अबव। ये आपका आंसर होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं। अभी सेशन का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। वीडियो को आपको अच्छा लगा लाइक करें जरूर, और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। आप लोगों को सपोर्ट, आप लोग लाइक करें, शेयर करें, यही हमारा सपोर्ट से आप लोगों से, ये आप लोग सपोर्ट करते रहे इस चैनल को। और अब हम वीडियो को आखिर तक देखने के लिए थैंक यू दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद हम लोग इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए लाएंगे।